जनसांख्यिकी परिवर्तन सिद्धांत के पहले चरण की विशेषता है। 2014 में आया भाई, TGT 2014। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जनसांख्यिकी परिवर्तन सिद्धांत के पहले चरण की विशेषता है। जब जनसांख्यिकी परिवर्तन सिद्धांत के पहले चरण उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, चलिए यही करते हैं, ए सही है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जनसांख्यिकी परिवर्तन, कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये वर्ड। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण में जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों के साथ स्थिर रहती है। बीमारियों के बढ़ते स्तर, लोगों की चिकित्सा सुविधाओं की कमी, खराब स्वच्छता सुविधाओं, भोजन के निम्न स्तर, पानी की आपूर्ति के कारण मृत्यु दर अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च मृत्यु दर होती है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण में जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों के साथ स्थिर रहती है। बीमारियों के बढ़ते स्तर, लोगों को चिकित्सा सुविधाओं की कमी, खराब स्वच्छता सुविधाओं, भोजन के निम्न स्तर, पानी की आपूर्ति के कारण मृत्यु दर अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च मृत्यु दर होती है। मानव विकास सूची इसने सूत्रबद्ध की, UNDP। अब भी आ चुका है 2022 में भी आ चुका है क्वेश्चन, 22-23 में। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमृत सेन developed the Human Development Index, which was later used by the United National Development Program to measure the national development. In simple word, it is a tool to count of measure and economies development in terms of social and economic aspects. निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तनीय अनुपात के कानून की धारणा है? परिवर्तनीय अनुपात मतलब परिवर्तनीय अनुपात के कानून की धारणा है। निम्न में से कौन सी परिवर्तनीय अनुपात के कानून की धारणा है? उत्पादन के कारकों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं, उत्पादन की प्रौद्योगिकी की स्थिति में बदलाव, परिवर्तनीय कारक सजातीय होते हैं और एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं, केवल एक कारक स्थिर है और अन्य सभी परिवर्तनशील है। उत्पादन के कारकों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी परिवर्तनीय अनुपात के कानून की धारणा है? परिवर्तनीय अनुपात के कानून की धारणा। उत्पादन के कारकों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं, उत्पादन की प्रौद्योगिकी की स्थिति में बदलाव, परिवर्तनीय कारक सजातीय होते हैं और एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। चल करें क्या? सही है। परिवर्तनीय अनुपात के कानून की धारणा है। परिवर्तनीय कारक सजातीय होते हैं और एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। परिवर्तनीय अनुपात का नियम कहता है कि जब अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए चर कारकों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक चरण आएगा जब सीमांत उत्पाद MP में गिरावट आएगी। इस कानून की मान्यता है उत्पादन के कारकों का अनुपात बदला जा सकता है, उत्पादन की तकनीकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता। चर कारक सजातीय होते हैं और एक के बाद एक बढ़ जाते हैं, केवल एक कारक अस्थिर और अन्य सभी स्थिर हैं।
रखते हुए चर कारकों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक चरण आएगा जब सीमांत उत्पाद एमपी में गिरावट आएगी। इस कानून की मान्यताएं हैं। उत्पादन के कारकों अनुपात बदला जा सकता है। रिटर्न के कितने नियम है? पता नहीं भाई। 3 रिटर्न के ये है भाई, आउटपुट प्रोडक्शन, वाई एक्स टोटल प्रोडक्शन, स्टेज नेगेटिव रिटर्न, स्टेज डिक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज इंक्रीजेस रिटर्न्स, इनपुट लेबर, मैगिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल। परिवर्तनीय अनुपात का नियम कहता है कि जब अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए चर कारकों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक चरण आएगा जब सीमांत उत्पाद एमपी में गिरावट आएगी। इस नियम को प्रतिफल के नियम या आसमान सीमांत उत्पादकता के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह कानून उत्पादन प्रक्रिया को 3 चरणों में परिभाषित करता है। रिटर्न बढ़ाना, रिटर्न घटाना, नकारात्मक रिटर्न। आसमान सीमांत उत्पादकता के नियम के रूप में जाना जाता है। यह कानून उत्पादन प्रक्रिया के 3 चरणों में परिभाषित करता है। रिटर्न बढ़ाना, रिटर्न घटाना, नकारात्मक रिटर्न। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? जब 188 है, यहाँ पर 64 है। 188 करते हैं, चल 164 है भाई। विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्य हैं? 164। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। अफगानिस्तान विश्व व्यापार संगठन से हाथ मिलाने वाला आखिरी देश था। सभी सदस्य देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों का पालन करना अनिवार्य है। तो सही उत्तर 164 है। 164। 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। अफगानिस्तान था लास्ट में। इनमें से कौन भारत में निर्धनता के मुख्य कारण है? निरक्षरता, बेरोजगारी, धन का असमान। ये सही है उपरोक्त सभी। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति के पास अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय और संसाधन नहीं होते। भारत में निर्धनता मुख्य चुनौती है जो अशिक्षा, बेरोजगारी, धन के असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव आदि के कारण मौजूद है। इसलिए सही उत्तर उपरोक्त सभी। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? मूल प्रविष्टियों का अभिलेख करना, वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, यूपीटीजीटी में आया है। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना है, वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना है, त्रुटियों का पता लगाना, सत्यापन करना ये नहीं है शायद। यहाँ पर धोखाधड़ी का डी करते हैं, चल टी या बी है, कोई सही नहीं है। मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना। जबकि वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना।
धोखाधड़ी, त्रुटियों, वित्तीय विवरणों का अभिलेखन करना नहीं है। Objective of auditing includes examining the system of internal check, checking arithmetic accuracy of book of account, verify posting, casting, balancing, etc. Verifying the authority and validity of transaction, checking the proper distance between capital and revenue nature of transaction. At I am at finding out of the error from book of account of the business. At I am the provident of fraud. Thus about a correct. लगान के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार दो मुख्य कारक कौन से हैं? चलिए भी दोनों करते हैं। भूमि की कमी, भूमि की उर्वरता में अंतर। सही उत्तर विकल्प सी। रिकॉर्डों के अनुसार किराए के अस्तित्व के दो कारक या कारण है। पहला है भूमि की कमी और दूसरा है मिट्टी की उर्वरता में अंतर। इसलिए है क्योंकि रिकॉर्डों का मानना है कि मिट्टी की उर्वरता के लिए लगान का भुगतान किया जाता है और यदि भूमि कम है तो मांग अधिक होगी और उच्च कीमत दे सकती है। और यदि भूमि कम है तो मांग अधिक होगी और उच्च कीमत दे सकती है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का है एडीबी का मनीला या काठमांडू? काठमांडू, पता नहीं है कन्फर्म। मनीला। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। जनवरी 1966 तक समझौते पर 33 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को मनीला, फिलीपींस में अपने मुख्यालय के साथ की गई थी। तो सही उत्तर मनीला। जनवरी 1966 तक समझौते पर 33 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को मनीला, फिलीपींस में अपने मुख्यालय के साथ की गई थी। 33 देशों 1966 तक। और एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को मनीला, फिलीपींस में अपने मुख्यालय के साथ की गई थी। तो सही उत्तर मनीला। तैतीस देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 1966। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1919, यानी कि 19 दिसंबर 1966 फिलीपींस में अपने मुख्यालय के साथ की गई थी। तो सही उत्तर मनीला। यदि एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य 75 से बढ़ाकर ₹80 किया जाता है तो इसका अर्थ है कि मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा की अधिमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा बाजार में मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा के संदर्भ में देश की मुद्रा के मूल्य में कमी का सुझाव देता है। विदेशी मुद्रा बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण मुद्रा का अधिमूल्यन विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का सुझाव देती है। यहाँ इस प्रश्न में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि की गई है। इसका अर्थ है कि विदेशी मुद्रा के मूल्य के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य मूल्यह्रास किया जाता है। मुद्रा मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा बाजार में मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा के संदर्भ में देश की मुद्रा के मूल्य में कमी का सुझाव देता है। विदेशी मुद्रा बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण मुद्रा का अधिमूल्यन विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का सुझाव देती है।
यहाँ इस प्रश्न में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि की गई है। इसका अर्थ है कि विदेशी मुद्रा के मूल्य के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य मूल्यह्रास किया जाता है। दोबारा पढ़ लें। मुद्रा मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा बाजार के मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा के संदर्भ में देश की मुद्रा के मूल्य में कमी का सुझाव देता है। विदेशी मुद्रा बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण मुद्रा का अधिमूल्यन विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का सुझाव देती है। यहाँ इस प्रश्न में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि की गई है। इसका अर्थ है कि विदेशी मुद्रा के मूल्य के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य मूल्यह्रास किया जाता है। सबसे बड़े सिंचित देश में भारत का स्थान है। पहला कर दें, चल पहला ही करते हैं। दूसरा है सही उत्तर विकल्प सी अर्थात दूसरा। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंचित देश है, परंतु फिर भी केवल 1/3 फसली क्षेत्र सिंचाई का अधीन है। भारतीय कृषि की स्थिति में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक कि आधी से अधिक भूमि सिंचाई के अधीन न हो। सिंचाई करते समय विशेष रूप से नहरों के साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। दूसरा है भाई, प्रारंभिक समय मृत्यु दर में वृद्धि के पीछे क्या कारण है? वृद्धि के पीछे क्या कारण है? प्रारंभिक समय मृत्यु दर में वृद्धि के पीछे क्या कारण है? बेहतर सुरक्षता, मनुष्य के लिए उपलब्ध अपर्याप्त पोषण, बेहतर आवास सुविधा, खाद्य उत्पादन में प्रगति। प्रारंभिक समय मृत्यु दर में वृद्धि के पीछे क्या कारण है? बेहतर स्वच्छता, मनुष्य के लिए उपलब्ध अपर्याप्त पोषण, बेहतर आवास सुविधा, मृत्यु दर में वृद्धि के पीछे क्या कारण है? देख, ये तो होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये तो अलग ही दिख रहा है। मानव इतिहास के प्रारंभिक चरणों में मानव के लिए अपर्याप्त पोषण उपलब्ध होने और संचारी रोगों की व्यापकता के कारण मृत्यु दर अधिक होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है और मनुष्य खाद्य उत्पादन, बेहतर स्वच्छता, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति के कारण स्वस्थ और लंबा जीवन जी रहा है। अतः मनुष्य के लिए अपर्याप्त पोषण उपलब्ध है। ये सही उत्तर है। कर भार होता है संपर्क का पहला बिंदु, अंतिम विश्राम स्थान। क्या करें इसमें? ए बी, चल ए करते हैं, देखी जाएगी होएगा जे। लग तो सी भी रहा है लेकिन ए करते हैं, चल कोई भी नहीं है इसमें तो। Incidence of tax is a division of a tax between the producer and the buyer, and it is related to the price electricity of a supply and demand. If supply is more than demand, the burden of tax is more on the buyer, and when demand is more than supply, the tax burden is more on the producer. 4%। निम्न में से क्या न्यूनतम नकद संपत्ति है? नकद, जब पैसा, मशीन, शेयर, बॉन्ड। देख, बॉन्ड नहीं है, शेयर नहीं है, आई समझ में। मशीन, न्यूनतम नकद है, नकद की बात आ रही है, हैं?
और बात ये पूछ रहा है न्यूनतम की। बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से क्या न्यूनतम नगद संपत्ति है? नगद संपत्ति है शेयर, बांड, मशीन, पैसा। क्या करें बता। नहीं आता भाई। लेकिन अगर करना चाहे तो कौन सा ऑप्शन करेगा? पैसा, मशीन? चल मशीन करते हैं ना। बॉन्ड में करता है इसको यार, लेकिन मैंने कि नहीं होगा ये। बॉन्ड है भाई, बॉन्ड। शेयर आर ए लिएस्ट लिक्विड assistant as it is required week or month to sell them and convert into currency money. Bond is a indebtedness instrument issued to the holder which they borrow the funds for a definite period of time at a variable or fixed interest rate. बॉन्ड है। और ये 19% है ना, ये इंटेलिजेंट लड़के हैं। बॉन्ड कृषि विपणन में सरकार की, और इतना ही होते हैं कंपटीशन में। 19-20% ही लड़के सीरियस होते हैं बस 100% में से। कृषि विपणन में सरकार की क्या भूमिका है? जब किसानों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना। अरे यार एक मिनट है ना भाई। कृषि विपणन सरकार की क्या भूमिका है? किसानों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, व्यापारियों को बेहतर आय अर्जन में मदद करना, तीनों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करना। कृषि विपणन में सरकार की क्या भूमिका है? किसानों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना। यही है। चल डी करते हैं ना। सही है। सही उत्तर विकल्प डी है। कृषि विपणन के 4 प्रमुख स्तंभ है: निर्माता, उपभोक्ता, व्यापारी और सरकार। सरकारी प्रहरी के रूप में कार्य करती है तथा किसी भी प्रकार के विवाद को रोकने के लिए तीनों पर नज़र रखती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ता को उत्पाद सस्ते दाम पर मिले, ठीक, तथा व्यापारी को उचित हिस्सा मिले। ठीक है भाई। निर्माता, उपभोक्ता, व्यापारी और सरकार। जब इसमें पैसे वाले होते हैं कौन? सरकार तो है ही है, व्यापारी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जहां समान वस्तुओं के उत्पादन में कुछ फर्में शामिल होती है। वैकल्पिक उत्पादन में कई फर्में शामिल होती है। वैकल्पिक उत्पादन में कुछ फर्में शामिल होती है। समान वस्तुओं के उत्पादन में कई फर्में। चल बी करें क्या? चल बी करते हैं। जब वैकल्पिक उत्पादन में कई फर्में शामिल होती है और समान वस्तुओं के उत्पादन में कई फर्में शामिल होती है। समान वस्तुओं के उत्पादन में, ठीक, समान वस्तुओं के उत्पादन में कई फर्में शामिल होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता मौजूद होते हैं जो समरूप या समान उत्पादों के व्यापार में शामिल होते हैं। खरीदार और विक्रेता दोनों की कीमत ग्रहीता माना जाता है। तो सही उत्तर है समान वस्तुओं के उत्पादन में शामिल कई फर्में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जहां समान वस्तुओं के उत्पादन में कई फर्में शामिल होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है समान वस्तुओं के उत्पादन में कई फर्में शामिल होती है। फर्में मतलब पता नहीं भाई। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता मौजूद होते हैं
जो समरूप में समान उत्पादों के व्यापार में शामिल होते हैं। खरीदार और विक्रेता दोनों को कीमत ग्रहीता माना जाता है। तो सही उत्तर है समान वस्तुओं के उत्पादन शामिल कई फर्म है। खरीदार और विक्रेता मौजूद होते हैं। मान लीजिए यदि नाममात्र जीडीपी 12 ट्रिलियन डॉलर है और धनापूर्ति 3 ट्रिलियन डॉलर है तो गति होगी। $12 ट्रिलियन है और धनापूर्ति 3 ट्रिलियन डॉलर है तो गति होगी। पता नहीं भाई। चार, यदि नाममात्र जीडीपी 12 यानी कि 3 चौक 12 4 है, ऐसे तो नहीं है। फिशर के धन के मात्रा सिद्धांत के आज संस्करण के अनुसार एम बी बराबर पी वाई। एम का तात्पर्य धन की आपूर्ति से है, ठीक है, एम यानी मनी। बी का तात्पर्य धन की गति है यानी कि वेग। और पी वाई अंतिम वस्तुओं सेवाओं की या कुल नाममात्र आय या नाममात्र जीडीपी पर कुल खर्च के लिए है। इसका तात्पर्य है कि बी की गणना करने के लिए हमें धन की आपूर्ति से नाममात्र आय को विभाजित करने की आवश्यकता है। दोबारा देख ले भाई। फिशर के धन के मात्रा सिद्धांत के आज संस्करण के अनुसार एम बी बराबर पी वाई, जहाँ एम का तात्पर्य धन की आपूर्ति से है, बी का तात्पर्य धन की गति। यानी कि बी बराबर पी वाई बटे एम, पी वाई बटे एम। 12 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन। पी का मतलब क्या है? पी वाई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं या कुल नाममात्र आय या नाममात्र जीडीपी पर कुल खर्च के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न कृषि उत्पादन का मुख्य कारण है? निम्न कृषि उत्पादन का मुख्य या बीज सिंचाई वंशानुक्रम कानून। चल सी करते हैं, है ना। डी भी हो सकता है, इसमें सी करते हैं। चल सही है। सही उत्तर विकल्प सी अर्थात वंशानुक्रम कानून। वंशानुक्रम कानून निम्न कृषि उत्पादकता के प्रमुख कारकों में से एक है। कानून के अनुसार पिता की भूमि को पुत्रों के समान रूप से विभाजित किया जाता है। वितरण में समेकित का अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये प्रकृति खंडन है और वितरण में उपजाऊ भूमि सीमा को चिन्हित करने में नष्ट हो जाती है। वंशानुक्रम का कानून। वंशानुक्रम कानून निम्न कृषि उत्पादकता के प्रमुख कारणों में से एक है। कानून के अनुसार पिता की भूमि को पुत्रों के समान रूप से विभाजित किया जाता है। वितरण में समेकित का संग्रह नहीं होता है, लेकिन ये प्रकृति खंडन है और वितरण में उपजाऊ भूमि सीमा को चिन्हित करने में नष्ट हो जाती है। यदि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही दिशा में प्रस्तावित होते हैं तो वस्तु होती है। पता नहीं भाई। यदि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही दिशा में प्रस्तावित होते हैं तो वस्तु होती है सामान्य वस्तु।
एक वस्तु x की कीमत में गिरावट के साथ उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होगी। यदि वस्तु x सामान्य वस्तु है तो उपभोक्ता वस्तु x की अधिक मांग करेगा, लेकिन यदि वह निम्न वस्तु है तो उपभोक्ता उसकी मात्रा की मांग कम करेगा। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु x की कीमत गिरावट होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे उसके प्रतिस्थापन मांग में गिरावट आती है। यदि कीमत में परिवर्तन से मांग में समान परिवर्तन होता है तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव समान दिशा में प्रस्तावित होते हैं। तो सही उत्तर है एक सामान्य वस्तु। एक वस्तु x की कीमत में गिरावट के साथ उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में वृद्धि होगी। यदि वस्तु x एक सामान्य वस्तु है तो उपभोक्ता वस्तु x की अधिक मांग करेगा, लेकिन यदि वह निम्न वस्तु है तो उपभोक्ता उसकी मात्रा की मांग कम करेगा। इस प्रकार यदि किसी वस्तु x की कीमत गिरावट होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे उसके प्रतिस्थापन की मांग में गिरावट आती है। यदि कीमत में परिवर्तन से मांग में समान परिवर्तन होता है तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव समान दिशा में प्रस्तावित होते हैं। तो सही उत्तर एक सामान्य वस्तु। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। विदेशी मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव के जोखिम के खिलाफ संबंधित दलों की सुरक्षा करता है। यहाँ विदेशी मुद्रा बाजार के किस कार्य पर प्रकाश डाला गया है? विदेशी मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव के जोखिम के खिलाफ संबंधित दलों की सुरक्षा करता है। यहाँ विदेशी मुद्रा बाजार के किस कार्य पर प्रकाश डाला गया है? हेजिंग फलन करें क्या होता है भाई हेजिंग फलन? भाई विदेशी मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव के जोखिम के खिलाफ संबंधित दलों की सुरक्षा करता है। यहाँ विदेशी मुद्रा बाजार के किस कार्य पर प्रकाश डाला गया है? हेजिंग फलन स्थानांतरण फलन के साथ विदेशी मुद्रा बाजारों और राष्ट्रों के बीच क्रय शक्ति के आदान प्रदान की अनुमति देता है। क्रेडिट फलन के साथ विदेशी मुद्रा बाजार देशों में निर्यात और आयात के स्तर को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है। हेजिंग फलन के साथ विदेशी मुद्रा बाजार संबंधित पक्षों को विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाता है। तो सही उत्तर है हेजिंग फलन। हेजिंग फलन का मतलब है प्रतिरक्षा फलन। हेजिंग फलन दोबारा पढ़ ले। विदेशी मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव के जोखिम के खिलाफ संबंधित दलों की सुरक्षा करता है। यहाँ विदेशी मुद्रा बाजार के किस कार्य पर प्रकाश डाला गया है? स्थानांतरण फलन, क्रेडिट फलन, हेजिंग फलन। स्थानांतरण फलन के साथ विदेशी मुद्रा बाजार राष्ट्रों के बीच क्रय शक्ति के आदान प्रदान की अनुमति देता है। क्रेडिट फलन के साथ विदेशी मुद्रा बाजार देशों में निर्यात और आयात के स्तर को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है। हेजिंग फलन के साथ विदेशी मुद्रा बाजार संबंधित पक्षों को विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाता है। सही उत्तर हेजिंग फलन प्रतिरक्षा फलन। परिवर्तनीय अनुपातों के नियम के लागू होने के क्या कारण है? उत्पादन के अचल कारक, अपूर्ण विकल्प,
सर्वोत्तम उत्पादन, उपरोक्त सभी। परिवर्तनीय अनुपातों के नियम के लागू होने के क्या कारण है? उत्पादन के अचल कारक, अपूर्ण विकल्प, सर्वोत्तम उत्पादन। उपरोक्त सभी करते हैं। परिवर्तनीय अनुपात का नियम कहता है कि जब अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए चर कारकों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक चरण आएगा जब सीमांत उत्पाद एमपी में गिरावट आएगी। परिवर्तनीय अनुपात के कानून की प्रयोज्यता के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण यह शर्तें हैं। उत्पादन के अचल कारक, अपूर्ण विकल्प, सर्वोत्तम उत्पादन। परिवर्तनीय अनुपात का नियम कहता है कि जब अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए चर कारकों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक चरण आएगा जब सीमांत उत्पाद एमपी में गिरावट आएगी। परिवर्तनीय अनुपात के कानून की प्रयोज्यता के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण यह शर्तें हैं। निश्चित कारकों का कम उपयोग, उत्पादन में निश्चित कारक, अपूर्ण विकल्प, इष्टतम उत्पादन। विश्लेषण करता है कि अधिकतम संतुष्टि स्तर प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता अपनी आय में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं और वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों के बीच चयन कैसे करता है। उपभोक्ता वरीयता बिंदु यहाँ पर संतुष्टि बिंदु, उपभोक्ता संतुलन बिंदु है भाई। यह विश्लेषण करता है कि अधिकतम संतुष्टि स्तर प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता अपनी आय में उपलब्ध विभिन्न वस्तुएं, सेवाओं और वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों के बीच चयन कैसे करता है, जिसे उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहा जाता है। उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण और अध्ययन करने के दो दृष्टिकोण हैं। वही उपभोक्ता संतुलन बिंदु विश्लेषण करता है कि अधिकतम संतुष्टि स्तर प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता अपनी आय में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं और वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों के बीच चयन कैसे करता है। उपभोक्ता संतुलन बिंदु ठीक, दोबारा देख ले। उपभोक्ता संतुलन बिंदु विश्लेषण करता है कि अधिकतम संतुष्टि स्तर प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता अपनी आय में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं और वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों के बीच चयन कैसे करता है। भारतीय बीज कार्यक्रम के अनुसार बीज की पीढ़ी होती है, पता नहीं भाई। अर्थात 3। भारतीय बीज कार्यक्रम ने बीज की 3 पीढ़ियों को परिभाषित किया है। पहला प्रजनक बीज, दूसरा मूल बीज और तीसरा प्रमाणित बीज। प्रजनक बीज पहली पीढ़ी है जो मूल बीज प्रजनक बीज की वंशज है, और प्रमाणित बीज बीज की अंतिम पीढ़ी है। समझ में नहीं है भैया कुछ भी। पहला है प्रजनक बीज, दूसरा है मूल बीज, तीसरा है प्रमाणित बीज। प्रजनक बीज, मूल बीज, प्रमाणित बीज। प्रजनक बीज में पहली पीढ़ी है और मूल बीज बीज प्रजनक बीज की वंशज है, और प्रमाणित बीज बीज की अंतिम पीढ़ी है। निम्न में से कौन बिक्री कर की श्रेणी में आता है और सभी बिक्री पर लगाया जाता है।
मूल्य वर्धित कर वैट, वैट ही करते हैं अपन इसको, सही है। मूल्य वर्धित कर यानी वैट बिक्री कर की श्रेणी में आता है और सभी बिक्री पर लगाया जाता है। कर अंतर 2003 में माइकल आर पेक्को और पत्रिका एस्पोलार द्वारा खोजे गए पीपीपी के नुकसान में से एक है। क्रय शक्ति समानता। पीपीपी मूल रूप से एक दर होती है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है ताकि हर दूसरे देश में समान मात्रा में सामान और सेवाएं खरीदे जा सके। उत्पाद कर खुदरा विक्रेता के बजाय सामान्य रूप से उत्पादक या थोक व्यापारी पर उत्पादों की एक संकीर्ण श्रेणी पर लगाया जाता है। सकल प्राप्ति कर व्यवसाय की समग्र बिक्री पर लगाया जाता है। प्रतिभूति कारोबार उत्पाद कर सिक्योरिटीज टर्नओवर एक्सरसाइज टैक्स प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज के लेन देन पर लगाया जाता है। दोबारा देख लेते हैं। मोड़ के बिंदु पर एमपी है। पता नहीं भाई, अधिकतम बढ़ रहा है घट रहा है, नकारात्मक अधिकतम। एमपी है अधिकतम। टीपी एपी एमपी, टीपी एपी एमपी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जब पीसी है ना, ए बी सी टी ई, इस आकृति की सहायता से हम देखते हैं कि बिंदु एक को विवर्तन बिंदु कहा जाता है। यह वह बिंदु है जहाँ टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है और जहाँ से यह घटती दर से बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर एमपी और एपी भी बढ़ेंगे। एमपी अपने अधिकतम बिंदु टी पर पहुँचता है, टी पर, जब एन वक्र का ढलान बिंदु ए पर अधिकतम होता है। समझ में नहीं आई भैया? टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है और जहाँ से यह घटती दर से बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर एमपी और एपी भी बढ़ेंगे। एमपी अपने अधिकतम बिंदु डी पर पहुँचता है जब एन वक्र का ढलान बिंदु ए पर अधिकतम होता है। ए बी सी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध नहीं होता। उत्पादन के दो कारकों पर लागू होता है, अर्थात श्रम और पूंजी होता है। समझ में नहीं आ रही बात भाई? ऊपर होके जा रही है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार फर्म, फर्म मतलब प्रतिबंध। भी करते हैं चल।
नहीं होता। फर्म के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध नहीं होता है। नहीं होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में बाजार से फर्म के प्रवेश या निकास पर कोई कानूनी या सामाजिक प्रतिबंध नहीं है, चूँकि कोई बाधा नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में विक्रेता इस बाजार की स्थिति में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। साथ ही उत्पादन के कारक राष्ट्र की घरेलू सीमा के भीतर विभिन्न उद्योगों के बीच पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में बाजार से फर्म के प्रवेश या निकास पर कोई कानूनी या सामाजिक प्रतिबंध नहीं है, चूँकि कोई बाधा नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में विक्रेता इस बाजार की स्थिति में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। साथ ही उत्पादन के कारक राष्ट्र की घरेलू सीमाओं के भीतर विभिन्न उद्योगों के बीच स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकते हैं। तो सही उत्तर नहीं होता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा किए गए व्यय को संदर्भित करता है। सरकार द्वारा किए गए व्यय को ये है। सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार द्वारा समग्र रूप से समाज के कल्याण और सरकार के रखरखाव के लिए किए गए खर्चों से है। 1950-1980 तक भारत में आयात का वृद्धि प्रतिशत कितना था? कितना था? पता नहीं है भैया। 40 कर दें क्या? 597 1950 से 80 सही उत्तर विकल्प डी अर्थात 597 है। भारत ने माल के आयात में अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव किया। विदेशी व्यापार का कुल मूल्य 1950-51 में 1972 करोड़ था, जो 1960-61 से बढ़कर 2835 करोड़ और फिर 1965-66 में 3487 हो गया। 1980-81 में विदेशी व्यापार का कुल मूल्य फिर से 597% बढ़ गया, जो 1950-51 के लगभग 6% है। 1950-1980 तक भारत में आयात का वृद्धि प्रतिशत कितना था? ठीक, सही उत्तर विकल्प डी है अर्थात 597 है। भारत ने माल के आयात में अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव किया। विदेशी व्यापार का कुल मूल्य 1950-51 में 1972 करोड़ था, जो 1950-51 में बढ़कर 2835 करोड़ और फिर 1965-66 में 3487 हो गया। निम्न में कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी कि यह नहीं है विश्व बैंक। यह अफ्रीका जैसे सबसे गरीब देशों में गरीबी को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर काम करता है। यह मध्यम आय वाले देशों के लिए अनुकूल सेवाओं के साथ साथ वित्तीय पोषण के साथ
विकास समाधान प्रदान करता है। यह दुनिया भर में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, व्यापार आदि का समाधान प्रदान करता है। IMF राष्ट्रों के बीच अच्छी तरह से डिजाइन किए गए विनिमय प्रावधानों को बनाए रखने और विनिमय दरों पर मूल्यह्रास के दुष्प्रभावों से बचने के द्वारा विनिमय दरों में दृढ़ता को बढ़ावा देता है। अन्य कार्य विश्व बैंक द्वारा किए जाते हैं, जो गलत उत्तर है। यह विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता सुनिश्चित करता है। IMF राष्ट्रों के बीच अच्छी तरह से डिजाइन किए गए विनिमय प्रावधानों को बनाए रखने और विनिमय दरों पर मूल्यह्रास के दुष्प्रभावों से बचने के द्वारा विनिमय दरों में दृढ़ता को बढ़ावा देता है। अन्य कार्य विश्व बैंक द्वारा किए जाते हैं, तो गलत उत्तर है। यह विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता सुनिश्चित करता है। अंदीमान वक्र का विकास सर्वप्रथम किसने किया? अंदीमान पता नहीं भाई। अंदीमान वक्र विश्लेषण प्रारंभ 1881 में फ्रांसीसी ECD एजवर्थ द्वारा विकसित, बाद में पेरेटो 1906 में। इन वक्रों को वास्तविक चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति थे। हिग्स और RGD एलन ने 1934 में एजवर्थ, पेरेटो और स्लटस्काई के आधार पर अपनी व्यापक रचनाएं प्रकाशित की। फ्रांसिस इसिड्रो एजवर्थ द्वारा विकसित, बाद में पेरेटो 1906 में। इन वक्रों को वास्तव में चित्रित करने वाले व्यक्ति थे। हिग्स और RGD एलन ने 1934 में एजवर्थ, पेरेटो, स्लटस्काई के आधार पर अपनी व्यापक रचनाएं प्रकाशित की। आजकल निम्न में से कौन सी कागजी मुद्रा प्रचलन में है? दो करते हैं क्या? A और B? C करते हैं। चल, शानदार क्वेश्चन। एविनिमे मतलब एविनिमे कागज पैसा वर्तमान में प्रचलन में है, जिसमें सरकार द्वारा जारी किए गए कागज के नोट और सिक्के शामिल है। एविनिमे मुद्रा का अर्थ यह है कि इस प्रकार के धन को सोने और चांदी जैसी मानक धन धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एविनिमे परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
याज किस प्रभाग का उदाहरण है? याज पता नहीं भाई। बैंडवागन, वेवलेन, वेवलेन, याज, याज मतलब वेवलेन प्रभाव एक असामान्य बाजार व्यवहार है जिसमें कीमत बढ़ने पर उपभोक्ताओं की मांग बढ़ जाती है। वेवलेन सामान आमतौर पर संपन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगा जाता है। वेवलेन जो वस्तु की उपयोगिता पर प्रीमियम लगाते हैं, ये वस्तु अनन्य और उच्च गुणवत्ता वाले हैं। याज वेवलेन प्रभाव का एक उदाहरण है। दोबारा पढ़ ले भाई। वेवलेन प्रभाव एक असामान्य बाजार व्यवहार है जिसमें कीमत बढ़ने पर उपभोक्ताओं की मांग बढ़ जाती है। वेवलेन सामान आमतौर पर संपन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगा जाता है। जो वस्तु की उपयोगिता पर प्रीमियम लगाते हैं, ये वस्तु अनन्य और उच्च गुणवत्ता वाले हैं। याज वेवलेन प्रभाव का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? जब 15-16 करें 11-12 है। सकल घरेलू उत्पाद के लिए वर्तमान आधार वर्ष 11-12 ही है। मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है मुद्रा के माध्यम से खरीदे गए स्वर्ण से, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से। टी करते हैं चल। मुद्रा के लिए मांग से, मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है मुद्रा के माध्यम से खरीदे गए स्वर्ण से, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से, मुद्रा में अंतर्निहित मूल्य से, मुद्रा के लिए मांग से। द वैल्यू ऑफ मनी ऑफ रेफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विस विच कैन बी परचेज वाई पर यूनिट ऑफ मनी। The value of money is unstable because of a inflation or a deflation. Inflation or deflection. Inflation है, inflation, deflation in the economy due to which the goods and services which can be purchased by per unit money keep on changing. मुद्रा के लिए मांग से। स्वायत्त निवेश निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तकनीकी प्रगति, जनसंख्या वृद्धि। तकनीकी प्रगति। स्वायत्त निवेश निम्न किस पर निर्भर करता है? तकनीकी प्रगति। स्वायत्त निवेश निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वायत्त निवेश तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। कुछ अन्य कारक जिन पर यह हमारी पूंजी, कीमतों, ब्याज दर, अपेक्षाओं आदि पर निर्भर करता है। यह वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उस देश के आर्थिक विकास की स्थिति पर विचार किए बिना किसी सरकार या किसी अन्य निकाय द्वारा किसी विदेशी ऋण में किया गया निवेश है। निवेश दो प्रकार के होते हैं, स्वायत्त और प्रेरित। स्वायत्त निवेश तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। कुछ अन्य कारक जिन पर यह हमारी पूंजी, कीमतों, ब्याज दर, अपेक्षाओं आदि पर निर्भर करता है। ये वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उस देश के आर्थिक विकास की स्थिति पर विचार किए बिना किसी सरकार या किसी अन्य निकाय द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र में किए गए निवेश है। निवेश दो प्रकार के होते हैं, स्वायत्त और प्रेरित होते हैं।
स्वायत्त निवेश निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? तकनीकी प्रगति। निवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वायत्त है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को ही। स्वायत्त निवेश निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? स्वायत्त निवेश तकनीकी प्रगति ओनली, है ना। स्वायत्त निवेश तकनीकी प्रगति पर निवेश करता है। कुछ अन्य कारक जिन पर यह हमारी पूंजी कीमतों, ब्याज दर, अपेक्षाओं आदि पर निर्भर करता है। यह वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उस देश के आर्थिक विकास की स्थिति पर विचार किए बिना किसी सरकार या किसी अन्य निकाय द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र में किया गया निवेश है। यह वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उस देश के आर्थिक विकास की स्थिति पर विचार किए बिना किसी सरकार या किसी अन्य निकाय द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र में किया गया निवेश है। निवेश दो प्रकार के होते हैं, स्वायत्त और प्रेरित। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता के बाद सही है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1949 में। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित सभी नई वस्तुओं और सेवाओं के देश के अंतिम उत्पादन का कुल मूल्य है। राष्ट्रीय आय की गणना करने का सूत्र है राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस राष्ट्रीय निवासी द्वारा आयात प्लस विदेशी। राष्ट्रीय आय जब देख उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश, उपभोग सरकारी व्यय निवेश, है ना, फिर निर्यात और राष्ट्रीय निवासी द्वारा आयात, निर्यात में से राष्ट्रीय निवासी द्वारा आयात को माइनस कर दे प्लस विदेशी उत्पादन माइनस गैर राष्ट्रीय निवासी द्वारा घरेलू उत्पादन। विदेशी मुद्रा के लिए मांग वक्र है, पता नहीं भाई, क्वेश्चन तो शानदार है। नीचे की ओर झुका हुआ चल भी करे क्या? नीचे की ओर झुका हुआ मांग वक्र मांग की गई विदेशी मुद्रा की मात्रा और विदेशी मुद्रा की दर के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है विदेशी मुद्रा की दर में अभाव द्वारा मांग की गई विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। इस तरह विदेशी मुद्रा की दर में वृद्धि से मांग की गई विदेशी मुद्रा की मात्रा में गिरावट आएगी। यही कारण विदेशी मुद्रा के लिए मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। समझ में तो नहीं आई बात, दोबारा देख ले। मांग वक्र मांग की गई विदेशी मुद्रा की मात्रा और विदेशी मुद्रा की दर के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है विदेशी मुद्रा की दर में अभाव द्वारा मांग की गई विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। इसी तरह विदेशी मुद्रा की दर में वृद्धि से मांग की गई विदेशी मुद्रा की मात्रा में गिरावट आएगी। लैटिन शब्द अर्लियर का अर्थ है अर्लियर का अर्थ है सुधारने के लिए, हिम्मत करने के लिए, सुनने के लिए। ये करते हैं, चल कर दें सुनने के लिए है भाई। अर्लियर UPTGT अर्लियर का अर्थ है अर्लियर सुनने के लिए अर्लियर। The word editing has been derived from the Latin word "adire",
द लैटिन एडियर मीन्स टू लिसन। टू लिसन। 47%। जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्मों की पुस्तकों में निम्नलिखित में खाता खोला जाता है। तो लाभ और हानि, चल डी करते हैं। नहीं, जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है। मामूली खाता, लाभ एवं हानि समायोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, चल डी कर दिया। मामूली खाता है भाई, मामूली खाता, मामूली। आधुनिक व्यवसाय में उत्पन्न होने वाले कुछ गैर बीमा योग्य जोखिम है। प्रतिस्पर्धी जोखिम, तकनीकी जोखिम, सरकारी हस्तक्षेप का जोखिम, चल डी कर दिया। योग्य जोखिम है उपरोक्त सभी। प्रतिस्पर्धी जोखिम, तकनीकी जोखिम, सरकारी हस्तक्षेप का जोखिम। प्रतिस्पर्धा जोखिम गैर बीमा योग्य जोखिम है। प्रतिस्पर्धा जोखिम है ना, तकनीकी जोखिम, सरकारी हस्तक्षेप का जोखिम। प्रतिस्पर्धात्मक जोखिम अप्रत्यक्ष रूप से कुछ नए व्यवसाय बाजार में प्रवेश करते हैं। वे मौजूदा व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा का एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यह अनिवार्य रूप से नियमों के मुनाफे को कम करेगा। तकनीकी की जोखिम, यह खतरा नई प्रक्रियाओं की खोज के परिणामस्वरूप मशीनरी के पुराने हो जाने की संभावना से उत्पन्न होता है। वर्तमान में कंपनी को नुकसान का अनुभव हो सकता है यदि वह अपनी संरचना के भीतर इन परिवर्तनों को लागू करने में असमर्थ है। सरकारी हस्तक्षेप का जोखिम, सरकार समय के साथ उद्योग के मामलों जैसे मूल्य नियंत्रण, कर नीति, आयात निर्यात प्रतिबंध आदि में हस्तक्षेप करती है, जिससे कंपनी के मुनाफे में कमी आ सकती है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह हैं? जब सूरत रोगली कर देते हैं, चल। सही उत्तर विकल्प भी है, अर्थात सूरत और हुगली। औद्योगिकरण के युग से पूर्व भारत हथकरघा और हस्त मुद्रित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। भारत में मशीनों के आने से पूर्व भारत ने बेहतरीन कपास बनाया, परंतु शीघ्र ही यूरोप ने भारत पर विजय प्राप्त कर ली और भारत ने प्राचीन बंदरगाह का पतन देखा, जैसे सूरत और हुगली का पतन हो गया, जहां बम्बई और कलकत्ता में नए बंदरगाहों का आरंभ किया गया जो यूरोपीय व्यक्तियों के नियंत्रण में थे। औद्योगिकरण के युग से पूर्व भारत हथकरघा और हस्त मुद्रित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में कौन लाभ के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के आलोचक हैं? उद्यमिता की सीमांत उत्पादकता का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है, जिससे लाभ की यह परिकल्पना पर्याप्त हो जाती है, क्योंकि एक फर्म में केवल एक उद्यमी हो सकता है। अन्य निवेश जैसे भूमि, श्रम या पूंजी के विपरीत उद्यमिता की सीमांत राजस्व उत्पादकता एक कंपनी के संदर्भ में एक निरर्थक शब्द है। यह तर्क पर्याप्त है क्यों व्यापार मालिक कभी कभी अप्रत्याशित लाभ, मौका या यहाँ तक कि एक अधिकार लाभ कमाते हैं।
उपरोक्त सभी श्रम या पूंजी के विपरीत उद्यमिता की सीमांत राजस्व उत्पादकता एक कंपनी के संदर्भ में एक निरर्थक शब्द है। यह तर्क पर्याप्त है कि क्यों व्यापार मालिक कभी कभी अप्रत्याशित लाभ, मौका या यहाँ तक कि एकाधिकार लाभ कमाते हैं। उद्यमिता की सीमांत उत्पादकता का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है, जिससे लाभ की यह परिकल्पना पर्याप्त हो जाती है। उद्यमशीलता की सीमांत राजस्व उत्पादकता जैसे भूमि, श्रम या पूंजी एक कंपनी के संदर्भ में अर्थ के बिना एक अवधारणा है, क्योंकि अन्य घटकों के विपरीत एक कंपनी केवल एक उद्यमी हो सकता है। उनका तर्क यह समझाने से कम है कि व्यवसाय के मालिक अप्रत्याशित, आकस्मिक या यहाँ तक कि एकाधिकार लाभ क्यों कमा सकते हैं। यह एक आंशिक सिद्धांत है जो उद्यमियों की आपूर्ति की उपेक्षा करता है और केवल उद्यमियों की मांग पर विचार करता है। रॉबर्टसन कर दें क्या? पता नहीं भाई। वॉकर मुद्रा पे है जो मुद्रा का कार्य करे। ये किसने कहा? वॉकर। F.A. Walker said, "Money is what money does. The means that money is a term which is defined by its functions, some of which are a medium of exchange, measure of value, unit of account, etc." मान लीजिए यदि नाममात्र जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर है और वेग 3 है तो मुद्रा आपूर्ति होगी। नाममात्र जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर है और वेग 3 है। 3 दाएँ 30, 3 कितना 3 9। ये करें क्या? मान लीजिए यदि नाममात्र जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर है और वेग 3 है तो मुद्रा आपूर्ति होगी 3.3 ट्रिलियन। पेशर के धन के मात्रा सिद्धांत के आय संस्करण के अनुसार एम बी बराबर पी वाई, जहाँ एम का तात्पर्य धन की आपूर्ति से है, वाई का तात्पर्य धन की गति है और पी वाई अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल नाममात्र आय या नाममात्र जीडीपी पर कुल खर्च के लिए। इसका तात्पर्य एम की गणना करने के लिए हमें नाममात्र जीडीपी को वेग से विभाजित करना होगा। पी का तात्पर्य धन की गति, एम का तात्पर्य धन की आपूर्ति, एम का तात्पर्य धन की आपूर्ति, पी का तात्पर्य धन की गति, पी वाई अंतिम वस्तुओं सेवाओं या कुल नाममात्र आय या नाममात्र जीडीपी पर कुल खर्च के लिए है। एम बराबर पी वाई बटे पी, पी वाई बटे पी 10 ट्रिलियन 3, अतः एम बराबर 3.3 ट्रिलियन।
वही खाते का उद्देश्य है। लेन देनों का वर्गीकरण, लेन देन का समीकरण, प्रत्येक खाते में शेष के उपयोग सभी। लेन देनों का वर्गीकरण, लेन देनों का समूहीकरण, प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना। An accountant ledger is an account or record use the stock bookkeeping entries for balance sheet and income statement transactions. Ledger is an account which is classifying the transaction and grouping them to संपत्ति या सेवा प्रकारों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना कहलाता है। निजीकरण है ये तो है ना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है निजीकरण का। कब आ चुका है ये पता नहीं कब आया, लेकिन अब भी आ चुका है ताज़ा 2023 में। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सार्वजनिक से निजी भागीदारी में संपत्ति या सेवा कार्यों के हस्तांतरण को निजीकरण कहा जाता है। यह सरकार को दक्षता, सेवा की गुणवत्ता, रखरखाव और लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करता है। निजीकरण के मामले में सरकार व्यावसायिक इकाई की मालिक नहीं होगी। भारत ने नई आर्थिक नीति के तहत 1991 में निजीकरण को अपनाया। सही है। सार्वजनिक से निजी भागीदारी में संपत्ति या सेवा कार्यों के हस्तांतरण को निजीकरण कहा जाता है। यह सरकार को दक्षता, सेवा की गुणवत्ता, रखरखाव और लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करता है। निजीकरण के मामले में सरकार व्यावसायिक इकाई की मालिक नहीं होगी। भारत ने नई आर्थिक नीति के तहत वर्ष 1991 में निजीकरण को अपनाया। इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? केंद्रीय बैंक नहीं है, व्यावसायिक बैंक, देसी बैंकर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देसी बैंकर नहीं है भाई। केंद्रीय बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। केंद्रीय बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, देसी बैंकर नहीं है भाई। The organized sector of the money market consists of the Reserve Bank of India, commercial bank companies, leading money financial intermediaries such as life insurance, credit and investment corporation of India, unit trust of India, land mortgage bank, cooperative bank, insurance comprehensive etc. Indigenous bankers are a private firms or individual who operate as a bank and as such both receive deposit and give loans. ये करते हैं इसमें ना। पार्षद सीमा नियम मतलब प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होगी। A copy of the memorandum of association must be registered by company before its incorporation. Thus, option C is correct. एक प्रति दाखिल करनी होगी, पार्षद सीमा नियम। इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? देसी बैंकर।
केंद्रीय है, व्यावसायिक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, निजीकरण। बही खाते का उद्देश्य है, उपयुक्त सभी। 3.3 ट्रिलियन। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते हो, वॉकर। उपरोक्त सभी। लेटर शब्द अडियर का अर्थ है सुनने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक मंदी का कारण नहीं है? नहीं है, अति उत्पादन नहीं है, निर्यात में गिरावट है, सामंतवाद का पतन है, उद्योगों का मशीनीकरण है। आर्थिक मंदी का कारण नहीं है, अति उत्पादन है ना, निर्यात में गिरावट। चल सी करते हैं। अति उत्पादन, जैसे जैसे भंडार बढ़ता है उत्पादन कम होता जाता है, जिससे मंदी या अधिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कई अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि 1930 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तीव्र गिरावट ने विश्वव्यापी महामंदी को और बदतर बना दिया। मशीनीकरण का एक प्रभाव उपलब्ध कृषि नौकरियों की संख्या को कम करना था। जब ऐसा आर्थिक मंदी के साथ हुआ, जैसे कि 1880 के दशक की आर्थिक मंदी के दौरान घास काटने की मशीन पेश की गई, तो श्रमिकों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। दोबारा देख ले। अति उत्पादन, जैसे जैसे भंडार बढ़ता है उत्पादन कम होता जाता है, जिससे मंदी तथा अधिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक। कई अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि 1930 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीव्र गिरावट ने विश्वव्यापी महामंदी को और बदतर बना दिया। मशीनीकरण का एक प्रभाव उपलब्ध कृषि नौकरियों की संख्या को कम करना था। कृषि नौकरियों की संख्या को। जब ऐसा आर्थिक मंदी के साथ हुआ, जैसे कि 1880 के दशक की आर्थिक मंदी के दौरान घास काटने की मशीन पेश की गई, तो श्रमिकों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। मजदूरों की अतिरिक्त सेना, यह परिकल्पना इसने दी। डेविड रिकार्डो कर दें क्या? कर देते हैं, चल। कार्ल मार्क्स। Reserve of my army. Karl Marx gave the concept of reserve of my army. This term refers the meaning as the unemployed and underemployed in this capital society. The word army means the labor of worker in the society. In reality, Karl Marx did not use this term. First, Friedrich Engels used this term in the year 1843 in his book The Condition of a Working Class in England. मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी निवल देशी उत्पाद। डी करें क्या? सही है। मूल्यह्रास बराबर जीडीपी माइनस निवल देशी उत्पाद। निवल देशीय उत्पाद।
मूल्यह्रास जीडीपी माइनस निवल देशीय उत्पाद, जीएनपी माइनस निवल देशीय उत्पाद, मूल्यह्रास जीएनपी माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। मूल्यह्रास जीएनपी माइनस निवल देशीय उत्पाद, मूल्यह्रास जीएनपी माइनस, दो बार दे दिया है ना। नहीं दो बार गायब हुए। ये देशीय उत्पाद है और ये राष्ट्रीय उत्पाद है। देशीय राष्ट्रीय, गैर टैरिफ प्रतिबंध जो उपभोक्ताओं को संभावित खतरनाक उत्पादों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। स्वच्छता मानक, टैरिफ, सहायकी, पता नहीं यार, स्वच्छता मानक है। गैर टैरिफ प्रतिबंध जो उपभोक्ताओं को संभावित खतरनाक उत्पादों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। स्वच्छता मानक, स्वच्छता मानक गैर टैरिफ प्रतिबंध है जो उपभोक्ताओं को संभावित खतरनाक उत्पादों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। टैरिफ आयातित उत्पादों के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं। स्थानीय फर्मों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें सब्सिडी दी जाती है। एक प्रतिबंध किसी विशेष देश या भौगोलिक क्षेत्र से उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध को संदर्भित करता है। तो सही उत्तर स्वच्छता मानक। स्वच्छता मानक गैर टैरिफ प्रतिबंध है जो उपभोक्ताओं को संभावित खतरनाक उत्पादों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। टैरिफ आयातित उत्पादों के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं। स्थानीय फर्मों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें सब्सिडी दी जाती है। एक प्रतिबंध किसी विशेष देश या भौगोलिक क्षेत्र से उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन को बढ़ाकर कितना करना है। गेहूं, चावल और दालों, जब गेहूं, चावल, चावल, गेहूं, चावल, ये तो है नहीं है, ठीक। 8-10 तो है या 8-12, गेहूं, चावल, चल सी करते हैं, पी है। 8-10 तो 12 नहीं है, 10 है। गेहूं 8, चावल 10 और दालों 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया था। इसे 11वीं योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 11वीं योजना के अंत तक चावल 10, गेहूं 8 और दालों 2 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसने क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि, मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता को बहाल करके, रोजगार के अवसर पैदा करके और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के माध्यम से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है। 25 मिलियन टन खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन के नए लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिशन को जारी रखा जा रहा है। पूर्ण प्रतियुक्त बाजार में विक्रेता का उत्पाद
अलग अलग खरीदारों को एक ही कीमत पर बेचा जाता है। अलग अलग खरीदारों को एक ही कीमत पर बेचा जाता है। अलग अलग खरीदारों को एक ही कीमत पर बेचा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता मौजूद होते हैं जो समरूप उत्पादों के व्यापार में शामिल होते हैं। इस बाजार की स्थिति के तहत उत्पाद की कीमत दो बाजार शक्तियों यानी मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक विक्रेता बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदारों को समरूप उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य है और इस प्रकार इसे मूल्य ग्रहीता कहा जाता है। तो सही उत्तर है एक ही कीमत पर विभिन्न खरीदारों को बेचा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता मौजूद होते हैं जो समरूप उत्पादों के व्यापार में शामिल होते हैं। इस बाजार की स्थिति के तहत उत्पाद की कीमत दो बाजार शक्तियों यानी मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक विक्रेता बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदारों को समरूप उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य है और इस प्रकार इसे मूल्य ग्रहीता कहा जाता है। तो सही उत्तर एक ही कीमत पर विभिन्न खरीदारों को बेचा जाता है। रिकॉर्डों के अनुसार भूमि है ए और बी। ए और बी सही है, यानी कि अविनाशी कभी नहीं घटेगा। सिद्धांत के अनुसार मिट्टी की मूल उर्वरता को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि भूमि का एक टुकड़ा हमेशा अपनी मूल उर्वरता बनाए रखेगा और इसे कभी नहीं खोएगा। कॉर्डिनल दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए मानक इकाई है, पता नहीं भाई, यूटेल। कॉर्डिनल दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए मानक इकाई यूटेल है। कॉर्डिनल दृष्टिकोण के अनुसार संतुष्टि को पूर्ण संख्या में नहीं मापा जा सकता। वास्तव में वरीयताओं के क्रम में रैंक किया जा सकता है। उत्पाद की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न किसी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन को कहा जाता है। मूल्य प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव। भी कर रहा हूँ, चल। उत्पाद की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न किसी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन को आय प्रभाव। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, अन्य चीज़ें समान रहती है, तो इसे मूल्य प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
जब उत्पाद की कीमत में बदलाव के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में बदलाव के कारण किसी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसे आय प्रभाव के रूप में जाना जाता है। जब किसी वस्तु की मांग की मात्रा में उसकी प्रतिस्थानिक कीमत में परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है तो इसे प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर आय प्रभाव है। दोबारा देख लेते हैं। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, अन्य चीज़ें समान रहती है तो इसे मूल्य प्रभाव के रूप में जाना जाता है। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, अन्य चीज़ें समान रहती है, मूल्य प्रभाव के रूप में जाना जाता है। जब उत्पाद की कीमत में बदलाव के कारण उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में बदलाव के कारण किसी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसे आय प्रभाव के रूप में जाना जाता है।